दोस्तों, बिहार में पहले चरण का चुनाव हो चुका है 121 सीटों पर और बाकी बची हुई सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। लेकिन जिस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आए उसमें खास तौर पर एनडीए को करारा झटका लगता नजर आ रहा है। और ये सिर्फ महागठबंधन की वजह से नहीं है। आज आपको दिखाऊंगा जिस पार्टी पर लगातार ये आरोप लगाए जाते रहे विपक्ष की तरफ से भी, जबकि वो भी विपक्षी पार्टी है, यह कहा जाता रहा कि वो वोट काटने आते हैं, वो बीजेपी की बी टीम है। आज राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम खासकर बिहार में वोट काटने वाली पार्टी नहीं है। वजह क्या है? राजनीतिक विश्लेषक इस आधार पर इस बात को कहते हैं क्योंकि 2020 में 5 सीटें जिस पार्टी ने जीती हो वो वोट काटने वाली पार्टी नहीं हो सकती। चलिए, मैं भी मान लेता हूं वोट काटने वाली पार्टी होती भी अगर पूरी 243 सीटों पर ओवैसी की पार्टी अपने प्रत्याशी उतारती। लेकिन गिनी चुनी सीटों पर प्रत्याशी उतारकर उन्होंने मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश की है। ऐसे में अब एक ताजा सर्वे आया है और इस सर्वे को जरा गौर से देखना चाहिए। वजह क्या है? वजह यह है कि किंग मेकर की भूमिका में अब नजर आ रहे हैं। फर्स्ट फेज के बाद किया गया यह सर्वे बताता है कि चाहे आप इधर चले जाइए उधर, इस बार त्रिशंकु होगी विधानसभा, उसका परिणाम यही आना है और उसमें किंग मेकर बनकर उभरेंगे। और इसमें अब महागठबंधन को सोचना है कि उन्होंने जो ओवैसी की पार्टी के लिए कहा किया, क्या वो सही था, जायज था? क्योंकि पहले चरण के चुनाव के बाद दोनों ही गठबंधनों की सांसें फूली हुई हैं। एक बहुमत के पास तो है लेकिन इतना पास भी नहीं कि वो सरकार बना ले। ओवैसी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। राजनीतिक समीकरण आप सब समझते हैं, कहीं और का जिक्र होता तो मैं कहता भी नहीं, लेकिन 2015 से ओवैसी, उससे पहले भी था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार का जो रुख किया वो 2015 से किया। 15 के बाद जो उन्होंने मेहनत की 5 साल, उसका असर साल 2020 में देखने को मिला। 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में जीती। जब ये 5 सीटें जीती थी तब भी सत्ता से दूरी होने की वजह से विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, उनके राजनीतिक दल हैं जो एआईएमआईएम के साथ गठबंधन में नहीं थे, उन्होंने इन्हें बीजेपी की बी टीम बताया। महाराष्ट्र में भी बी टीम बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में भी बी टीम बता देते हैं, अब बिहार में भी बी टीम उस समय भी बताया था और अब भी बता रहे हैं। 5 सीटें जीती थी। इसने कहीं ना कहीं हालत खराब कर दी कि ये क्या, एक जिसे हम दिन भर कहते हैं कि हैदराबाद वाली पार्टी अकबरुद्दीन के बयान पर लगातार घेरते हैं, जबकि उससे और बड़े और गंभीर बयान इस देश के अलग अलग पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने दिए, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान को कभी भुलाते ही नहीं है। वो कहते नहीं, उसको याद रखेंगे हम, बाकी तो सब सही है। ओवैसी साहब को लेकर, अब उनकी पार्टी को लेकर अब जो ताजा ओपिनियन पोल आया वो पहले मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बता दूं 2020 में जो 5 विधायक जीते उनमें से 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे, जिनमें से 3 की टिकट कटी। इससे भी मुस्लिम समुदाय के बीच एक संदेश गया। संदेश इस बात का गया भाई कि अपनी ही पार्टी से गद्दारी करने वालों के साथ आरजेडी ने क्या किया। और अब माना जा रहा है कि सीमांचल में पूरी तरह से मजबूत नजर आ रही है एआईएमआईएम। पहले ये देखिए, बिहार का फाइनल ओपिनियन पोल आ गया है। ये एबीपी न्यूज का दावा किया जा रहा है, एबीपी न्यूज का ये ओपिनियन पोल है। क्या है ओपिनियन पोल में, पहले वो देख लीजिए। महागठबंधन 110 से 115 सीटों पर जीत की उम्मीद जताई जा रही है और 122 सीटें चाहिए, 122 सीटें चाहिए तभी कोई सरकार बना पाएगा, चाहे वो महागठबंधन बनाए या एनडीए, कोई भी बनाए। लेकिन फिलहाल महागठबंधन बिल्कुल उससे दूर होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इतना भी नहीं, मान बड़े ले लेते हैं 115, तब भी 7 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। ये 7 विधायक आएंगे कहां से? ये एक सवाल उठता है। क्या ये 7 विधायक आ पाएंगे किसी और राजनीतिक दल से टूटकर? जेडीयू से उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड इतनी जल्दी छोड़ दे ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर जेडीयू ने बीजेपी का साथ छोड़ा तो वो जानते हैं कि दिल्ली में बैठे जो उनके 12 सांसद हैं वो उनसे झिड़क जाएंगे। 1-2 को छोड़ दिया जाए, जैसे बांका वाले को छोड़ दिया जाए, 1-2 को छोड़ दिया जाए, तो बाकी आरजेडी में चले जाएंगे। तो जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक हैं उनको अपने साथ लाना भी महागठबंधन के लिए दिक्कत वाले पैदा करने वाला है। एलजेपी नहीं आएंगे, ये क्लियर बात है। अब बचे कौन? एनडीए को देखिए, 95 से 98 सीटें आने का दावा किया जा रहा है कि 95 से 98 सीटें आएंगी। मैं अगर 98 सीटें भी मान लेता हूं तो 24 सीटें दूर रहेगी। लेकिन खास बात यह है कि 24 सीटों का जुगाड़ करने के लिए इस समय महागठबंधन में सिर्फ मुकेश सहनी की पार्टी को छोड़कर एक राजनीतिक दल नहीं है जो बीजेपी की मौजूदगी में एनडीए ज्वाइन कर ले। हां, अगर एलजेपीआर, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू अलग बनाकर मोर्चा चलाए तो मुकेश सहनी को छोड़कर जितने और भी मैं मानकर चलिए कांग्रेस आ जाए, ये जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो साथ आ जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल नजर आता है।
क्योंकि बीजेपी के बिना वजूद नहीं, जब जेडीयू और एलजेपी बीजेपी को नहीं छोड़ना चाहते तो नहीं छोड़ना चाहते। अब आते हैं एआईएमआईएम पर। ये 14 से 16 सीटें इनकी आने की उम्मीद है। अभी इस पर दोबारा लौटेंगे, लेकिन पहले देखिए जनस्वराज की बात की जा रही है 5 से 9 सीटें और अन्य 5, यानी अगर जनस्वराज भी आती है तो जनस्वराज महागठबंधन के साथ जाएगी नहीं जाएगी ये क्लियर नहीं है, ठीक है ना। और उनके जाने के से भी सरकार नहीं बन पाएगी और एआईएमआईएम किंग मेकर बनकर उभर रही है। यह हुआ कैसे वो समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि एनडीए के लिए कैसे ये घातक है। क्योंकि अगर मैं एआईएमआईएम को देखूं तो एआईएमआईएम किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, क्लियर है। कांग्रेस के साथ और राजनीतिक दलों के साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन एआईएमआईएम किसी भी कीमत पर एनडीए के साथ नहीं जाएगी। अलग मोर्चा बनाइए अभी आ जाएंगे, लेकिन नहीं, वो उनके साथ जाएंगे नहीं, ठीक है ना, बीजेपी के साथ। अब आई महागठबंधन की बात, तो हां जितने महागठबंधन को चाहिए, मैं इनकी कम वाली सीट उठाता हूं, 16 नहीं उठाऊंगा, इनकी 14, और चाहिए कितना, 7, 7 दूनी 14, यानी डबल सीटें इस समय एआईएमआईएम के पास है। यानी किंग मेकर की भूमिका में असदुद्दीन ओवैसी आने जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है पहले फेज के चुनाव के बाद जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने। अच्छा, ये चीजें बदली कैसे, इसकी 2-3 चीजें हैं। जैसा कि मैंने बताया 2020 में 4 विधायक टूट जाते हैं, आरजेडी में चले जाते हैं, 3 को टिकट नहीं मिलती, फिर रोआ पीटी तमाम चीजें शुरू होती हैं कि हमारा टिकट काट दिया तमाम चीजें। तो पहला तो यह था कि मुसलमानों में संदेश गया कि आरजेडी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। जैसे कामरान नाम के विधायक है, उनके खुद के सिटिंग विधायक, उनको भी टिकट नहीं दिया, जेडीयू से आई एक नेता उनको टिकट दे दिया। तो मुसलमानों में एक आरजेडी को लेकर भी गया है संदेश। अब जो 3 विधायक टूटे उससे गुस्सा मुसलमानों के भीतर भी है, अपने कैंडिडेट से, अपने मौजूदा विधायक से भी है और आरजेडी को लेकर भी है। एक गुस्सा यह था। दूसरा क्या था कि एक बहुत अच्छा काम किया एआईएमआईएम ने। पहला यह कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ढिंढोरा पीटा, गुपचुप तरीके से मिलने नहीं गए, बाकायदा गाड़ी लेकर नहीं गए, ढोल बजाते हुए एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मिलने जाते हैं। इससे कम से कम बिहार का मुसलमान ये समझ जाए कि इंडिया गठबंधन ने एआईएमआईएम के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे बाद में जाकर ये ना कहा जाए कि वोट कटवा पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है। तो ये क्लियर कर दिया मुसलमानों में, ये क्लियर हो गया। एक और दाव ऐसा चला जिसमें खास तौर पर गोदी मीडिया कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सिर्फ मुस्लिम परस्त पार्टी है। सुना होगा आपने कई बार, लेकिन उन्होंने इस बार क्या किया, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से काम किया। उन्होंने हिंदू जो प्रत्याशी हैं वो भी उतार दिए मुस्लिम बाहुल इलाके से, जिसमें से एक ढाका सीट है, एक सिकंदरा सीट है। ऐसी सीटों से ढाका वाले सीट वाले तो राणा रणजीत सिंह मौजूदा बीजेपी के विधायक के भाई हैं। यह एक बहुत बड़ा खेल हुआ। तो हिंदुओं में भी कहा है कि नहीं, जो मुसलमान का टैग लगाया जाता है ये गलत है। यानी सीमांचल में हिंदू और मुसलमान एक साथ एआईएमआईएम के साथ खड़े हैं, ये क्लियर नजर आया। अच्छा, ये क्यों बनी कहानी, पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एक मुद्दा उठाया, अब तक बात चल रही थी अलग अलग तरीके से, वोट चोर, ये चोर, वो चोर, तमाम चीजें। अचानक से असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा जैसे ही आजाद समाज पार्टी के साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बनाया, उसके साथ एक खेल समीकरण बदल गया। क्या ये, उन्होंने एक मुद्दा उठा दिया कि हम चाहते हैं कि एक डिप्टी सीएम मुसलमान होना चाहिए। आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान नहीं हुआ और एनडीए तो करेगा भी नहीं ऐलान, ये पहला हुआ। दूसरा, फिर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा सीमांचल का बेटा बने, तो और सीमांचल में बात आई कि सीमांचल का बेटा एक डिप्टी सीएम बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, माफी चाहूंगा। अब कह रहे हैं क्या, मैं चाहता हूं मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री बने, असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा है। असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान वाकई बहुत मारक साबित हो रहा, खासकर सीमांचल में। और अगर ये किंग मेकर बने तो बिहार को पहला डिप्टी सीएम एक मुस्लिम के तौर पर मिलेगा। नमस्कार।